अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पैट्रिक पिंगल के मसमून सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बाकी हिस्से पर बात करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन की तरफ। पहली जंग अज़ीम में एक मसला बहुत अहमियत इख्तियार कर चुका था और वो था जरासीम शुदा ज़ख्मों का इलाज, मीन्स ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टेड वाउंड्स। और ये पहली जंग अज़ीम का सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इन दिनों में मरीज़ को जरासीम से बचाने के लिए एंटीसेप्टिक मेथड की जगह एसेप्टिक मेथड का इस्तेमाल शुरू हो चुका था, यानी कि अब सर्जरी के आलात, कपड़े और ऑपरेशन थिएटर में मौजूद बाकी सामान को जरासीम से पाक करने के लिए केमिकल्स की बजाय हरारत का इस्तेमाल किया जाता था। और इसका मकसद भी यही था कि जरासीम को मरीज़ के ज़ख्मों में दाखिल होने से रोका जाए। अमन के दिनों में तो ये तरीका कार आमद था, लेकिन जंग के दिनों में नहीं, क्योंकि अक्सर ये होता था कि मरीज़ का ज़ख़म इलाज शुरू होने से पहले ही जरासीम से भर चुका होता था। नाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एंटीसेप्टिक मेथड एंड एसेप्टिक मेथड। जब हम लोग केमिकल्स का इस्तेमाल करते हुए जर्म्स को किल करते हैं, जरासीम को मारते हैं, तो उसको हम लोग एंटीसेप्टिक मेथड कहते हैं। और जब हम लोग हीट का इस्तेमाल करते हुए, हरारत का इस्तेमाल करते हुए जरासीम को मारते हैं या उनको ज़ख़म में दाखिल होने से रोकते हैं, तो उसको हम लोग एसेप्टिक मेथड कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं दोबारा से अपनी वीडियो की तरफ। पहली जंग अज़ीम में सर्जन्स, फिजिशंस, डॉक्टर्स, जितने भी लोग थे, उनको सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं मसाइल का सामना था कि किस तरह से ल्यूकोसाइट्स को नुकसान पहुंचाए बगैर जरासीम का ख़ात्मा किया जाए। ये मसला दिन ब दिन और ज़्यादा गंभीर होता जा रहा था, संजीदा होता जा रहा था, और इसका कोई हल भी दस्तयाब नहीं था। पहली जंग अज़ीम में बहुत ज़्यादा ज़ख्मियों के लिए डॉक्टर जो केमिकल और दूसरे तरीके इस्तेमाल करते थे, जिनमें एंटीसेप्टिक मेथड था, कार्बोलिक एसिड था, आयोडाइन वाला मेथड था, तो उसको सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और आल्मरथ राइट ने गलत करार दिया। वो इनके इन मेथड्स को नहीं मानते थे। वो कहते थे कि कार्बोलिक एसिड वाला मेथड, एंटीसेप्टिक वाला मेथड, आयोडाइन वाला मेथड बिल्कुल भी मरीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और उन दोनों का कहना था कि डॉक्टर्स को चाहिए कि वो बाहर से एंटीसेप्टिक्स केमिकल्स को इंजेक्ट करने के बजाय जिस्म के अंदर मौजूद ल्यूकोसाइट्स, सफ़ेद खुलियों को मजबूत बनाने की कोशिश करें, और इसी मकसद को सामने रखते हुए अपनी तहकीक को मज़ीद आगे बढ़ाएं। मुख्तलिफ़ केमिकल्स पर तजर्बात किए गए, लेकिन मसला जूं का तूं बरकरार रहा। और पहली जंग अज़ीम में इन्हीं जरासीम ज़दा ज़ख्मों की वजह से तकरीबन 70 लाख लोगों की मौत वाक़या हुई। जंग के इख्तिताम पर सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की उम्र 37 बरस हो चुकी थी, और वो वापस सेंट मैरी हॉस्पिटल की लेबॉर्ट्री में चले गए और अपनी तहकीक को जारी रखा। 1922 में इन्होंने एक जरासीम कुश दवा दरियाफ़्त कर ली। अब ये जरासीम कुश दवा कार्बोलिक एसिड की तरह केमिकल तो नहीं थी, लेकिन जरासीम को मारने की एक कुदरती दवा थी जो इंसानी जिस्म खुद बनाता था। अब उन्होंने ये दवाई बनाई कैसे और उसको वो क्या नाम देते हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक दफ़ा करना ऐसा हुआ कि सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बलगम का शिकार था। उसके नाक से पानी बह रहा था, और इसी हालत में वो खुर्दबीन के जरासीम का मुआयना करने लगा, और इसके नाक से बहने वाली रतूबत नीचे रखी हुई जरासीम वाली प्लेट में गिर गई, और उसने देखा कि प्लेट में मौजूद कुछ जरासीम फ़ौरन मर गए। जब उसने मज़ीद तहकीक की तो पता चला कि इन रतूबतों में कोई ऐसी चीज़ ज़रूर मौजूद है जो जरासीमों को मारती है। तो उसने उस मादे को लाइसोजियम का नाम दिया। लाइसोजियम मीन्स के ये एक कुदरती जरासीम कुछ दवा थी जो जिस्म के खुलियों को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, बल्कि ये जर्म्स को किल करती थी, जर्म्स को मारती थी। 1928 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को यूनिवर्सिटी ऑफ
लंदन में प्रोफेसर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी तैनात कर दिया गया और इसी दौरान इन्होंने पेंसिलिन दरियाफ्त की। एक दिन वो स्टेफिलोकोकस नामी जरासीम पर तजर्बा कर रहा था। अब लेबॉर्ट्रीज़ में आमतौर पर यह होता है कि जो जरासीम वाली प्लेटें होती हैं उनको ढांप कर रखा जाता है, लेकिन जब इनको खुर्दबीन के नीचे मुआयने के लिए लेके जाया जाता है तो उनके ऊपर जो उनका ढकना होता है, जो कवर होता है, तो वो हटाया जाता है। तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग भी जब खुर्दबीन के नीचे उन जरासीमों का मुआयना कर रहे थे तो उन्होंने उस प्लेट का जो ढकना था, जो कवर था, वो हटाया हुआ था। अब सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक जगह पर बजाते खुद ये लिखते हैं, वो कहते हैं कि जो ही आप जरासीम वाली प्लेट को खोलते हैं तो आप एक मुसीबत को दावत देते हैं। हवा में कई चीज़ें आकर प्लेट में गिरती हैं, इन्हीं चीज़ों में से एक पेंसिलिन थी। असल में फफूंदी का एक टुकड़ा था जो प्लेट में आकर गिरा और मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ से आया, क्योंकि इस तरह की फफूंदी आम तौर पर गीली रोटी या पनीर वगैरह पर पैदा होती है। इसलिए हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़ंगस का ये टुकड़ा करीब ही रहने वाली किसी भुलक्कड़ सी खातून के किचन में से उड़कर आया होगा और खिड़की में से दाखिल होकर जरासीम वाली प्लेट में आकर गिरा। अब वीडियो में ये जो मैंने एरो लगाया हुआ है और जिसके नीचे मोल्ड स्पोर लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये फफूंदी का टुकड़ा है जो आगे आप लोगों को ब्लैक सा एक डॉट नज़र आ रहा है और उसके इर्द गिर्द जो हैं वो जितने भी हैं वो सारे के सारे जो हैं वो जम्स है कि अब जैसे ही जो है कि ये फफूंदी का टुकड़ा आकर प्लेट में गिरा तो इसके इर्द गिर्द के जितने भी जरासीम थे वो तमाम के तमाम जरासीम जो है वो गायब होना शुरू हो गए। उसके बाद फ्लेमिंग ने मज़ीद जरासीम लेकर इन पर फंगस के असरात का जायज़ा लिया तो कुछ जरासीम तो उसे बर्दाश्त कर गए, लेकिन ज़्यादातर की नशोनुमा उसकी वजह से रुक गई। उसके बाद इससे अगले मरहले में फ्लेमिंग ने गोश्त के शोरबे पर फंगस पैदा की। जब उसने गोश्त के शोरबे पर फंगस पैदा की तो इसका रंग पीला सा था और एक हफ्ते के बाद ये ऊन के मादे की तरह बदल गई और उसे फ़िल्टर करके इसका जायज़ा लेने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि वो लाइसोजियम से कहीं ज़्यादा बेहतर जरासीम कुश दवा बनाने में कामयाब हो गया है कि जब उसने शोरबे पर फंगस उगाई और उसके बाद उसने उसका जायज़ा लिया, उसको फ़िल्टर करके मज़ीद उसके ऊपर तहकीकात की तो उसे पता चला कि जो अब उसने दवा बनाई है वो लाइसोजियम से भी ज़्यादा यूज़फुल है, लाइसोजियम से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। तो उसने उस मेडिसन को, उस दवाई को जो है वो उसने पेंसिलिन का नाम दिया। मज़ीद तहकीक से ये बात सामने आई कि इस दवा का असर, कि पेंसिलिन का असर कार्बोलिक एसिड की निस्बत 3 गुना ज़्यादा था और सेकंड वन कि ये ल्यूकोसाइड्स को, वाइट सेल्स को किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी। थ्योरेटिकली तो ये दवा बहुत कारआमद थी, बहुत ज़्यादा यूज़फुल थी, मगर प्रैक्टिकली इसमें बहुत बड़ी रुकावट थी, यानी कि ख़ाम हालत में इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था कि जब तक हम लोग किसी भी दवा को, किसी भी मेडिसन को जो है वो कंसंट्रेट नहीं कर लेते, उसको कशीद करके उसमें से एलिमेंट्स नहीं निकाल लेते, उस वक्त तक हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते कि वो जो फफूंदी थी उसको मरीज़ों के लिए आम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। पेंसिलिन को सिर्फ़ और सिर्फ कशीद करके ही इस्तेमाल में लाया जा सकता था। फ्लेमिंग ने इसकी बहुत ज़्यादा कोशिश की, उसको कंसंट्रेशन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन इसके पास ना तो सामान मौजूद था और ना ही तजर्बा, क्योंकि ये काम एक केमिस्ट का था कि वो इसको कशीद करता, कंसंट्रेट करता, जबकि फ्लेमिंग जो है वो एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट था। इसके बाद पैट्रिक पिंगल हमें ये बताते हैं कि पेंसिलिन को कशीद करने का काम प्रोफेसर हॉवर्ड फ्लोरी और डॉक्टर E.B. चेन की सरबराही में एक टीम ने किया और उस टीम को ऑक्सफोर्ड टीम कहा जाता है, जिसमें जो है तजर्बाकार एक्सपीरियंस केमिस्ट भी मौजूद थे और बैक्टीरियोलॉजिस्ट भी मौजूद थे। 1941 में पहली दफ़ा पेंसिलिन को कशीद करके दवाई की सूरत में इंसानों पर इस्तेमाल किया
गया। उसके बाद 1943 में मिस्र के अंदर लड़ी जाने वाली जंग में फ़ौजियों को ये दवा मुहैया की गई, तो जंग में मौजूद एक ऑफिसर को मजबूरन कहना पड़ा कि जंग के अंदर लगने वाले ज़ख्मों के इलाज में इनकलाब बर्पा हो चुका है। मतलब कि पेनिसिलिन ने उस वक्त बहुत सारे लोगों की जान बचाई, कि पेनिसिलिन को बीमारी के ख़िलाफ़ सबसे ताकतवर वेपन कंसीडर किया जाता था। कि पहले जंग अज़ीम में जहाँ पर 70 लाख लोग मर चुके थे, क्योंकि उस वक्त ऐसी कोई दवा नहीं थी कि मरीज़ों के ज़ख्मों को जो है साफ़ किया जा सकता और इस तरह से साफ़ किया जा सकता कि वो ल्यूकोसाइट्स को नुकसान ना पहुँचाती। अब जबकि पेनिसिलिन डिस्कवर हो चुकी थी, तो इसलिए उस ऑफिसर ने यह कहा था कि जंग के अंदर लगने वाले ज़ख्मों के इलाज में इनकलाब बर्पा हो चुका है। अब पेनिसिलिन का इस्तकबाल तो बहुत शानदार तरीके से किया जा रहा था, लेकिन दुनिया इसके दरियाफ़्त करने वाले के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी। किसी को भी नहीं पता था कि ये किसने दरियाफ़्त की है और कैसे दरियाफ़्त की है। फिर सर एल्मरथ राइट ने द टाइम्स अखबार को एक ख़त लिखा और बताया कि इसकी दरियाफ़्त का सेहरा किसके सर पर है। तो उस लेटर के बाद फ्लेमिंग को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली और फ्लेमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया। फिर उसे सर का ख़िताब मिला और नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया। तमाम यूनिवर्सिटीज़ ने उसके ऊपर इनामात की बारिश कर दी और उसे मुख्तलिफ़ तकरीम में इजहार ख़याल के लिए बुलाया जाने लगा। एक दफ़ा वो इटली में एक तकरीब में शरीक था। वहाँ पर वो किताब कर रहा था, अपनी इन्वेंशन के बारे में, अपनी डिस्कवरी के बारे में इजहार ख़याल कर रहा था कि एक आदमी अपने 3 बच्चों को साथ लेकर आया और बड़े सारे मजमे में से गुज़रकर, पूरे मजमे को गुज़रकर सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के पास पहुँचा और उनसे कहा कि अगर मेरे ये बच्चे आज ज़िंदा हैं तो ये आपकी वजह से हैं, कि इफ़ दीज चिल्ड्रन आर अलाइव दे ओव इट टू यू। फिर इसने सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की तरफ इशारा करके अपने बच्चों से कहा कि नेवर फॉरगेट टू आस्क गॉड इन योर प्रेयर टू ब्लेस दिस मैन, कि अपनी दुआओं में इस आदमी को हमेशा ज़रूर याद रखना। फ्लेमिंग लोगों के इस रवैये पर एहतजाज किया करता था कि वो कहता है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग कहते हैं कि मैंने इनकी ज़िंदगी बचाई है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों करते हैं। हालांकि पेनिसिलिन गॉड मेड है, कि खुदा की बनाई हुई दवाई है, मैंने तो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो उसे दरियाफ़्त किया है। इसका कहना ये कहना है कि दरअसल इसका ऐसा कहना और इस तरह से कहना जो है दरअसल इसके अकीदे का भी इजहार था। अकीदे का इजहार कैसा था कि इसका मानना था कि कुदरत हर बीमारी का इलाज भी खुद मुहैया करती है और पेनिसिलिन इंसान की बनाई हुई नहीं है, बल्कि कुदरत हज़ारों साल से उसे बनाती आ रही है। इंसान ने तो महज इत्तेफाक से उसे ढूंढा है। फ्लेमिंग कुछ शोहरत जो है, अपनी लाइमलाइट जो है वो कुछ ज़्यादा पसंद नहीं थी और उसे जब भी मौका मिलता तो वो नज़र बचा कर निकल जाता था और अपने लेबॉर्ट्री में जाकर काम में मसरूफ़ हो जाता। एक दफ़ा कुछ अमेरिकन इसकी लेबॉर्ट्री को देखने के लिए आए तो वो बेहद हैरान हुए और उनमें से एक ने यह तबसरा किया, एक ने यह कहा कि आपकी ये लेबॉर्ट्री, आपकी ये जगह तो पुराने दवाइयों के स्टोर की तरह लगती है, कि बैक रूम ऑफ एन ओल्ड फैशन ड्रग स्टोर। और वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि ऐसी किसी लेबॉर्ट्री में पेनिसिलिन जैसी दवाई तैयार की जा सकती है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने उन्हें समझाया, उन्हें बताया कि अमेरिका की साफ़ शिफाफ लेबॉर्ट्रीज़ में इसका दरियाफ़्त होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि अमेरिका की लेबॉर्ट्रियाँ बिल्कुल साफ़ होती हैं, वहाँ पर किसी किस्म की जो है आलूदगी नहीं होती और वहाँ की हवा बहुत साफ़ शफाफ होती है, तो वहाँ फफूंदी के ज़र्रे का खिड़की में से अंदर आने का इम्कान नहीं था और तो इसलिए जो है वो वहाँ पर इसकी दरियाफ़्त मुमकिन नहीं थी। तो इसलिए इसकी दरियाफ़्त जो है वो इसी किस्म की खस्ता हाल जो लेबॉर्ट्री है उसमें ही मुमकिन हो सकती थी। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट फोर्सेस के सर्जन जनरल का जो है फ्लेमिंग के बारे में ये कहना था कि फ्लेमिंग लाइक पास्चर हैज़ ओपनड अप ए होल न्यू वर्ल्ड ऑफ साइंस, के फ्लेमिंग ने जो है
पास्चर की तरह साइंस की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया था कि दूसरे साइंटिस्ट के लिए उसने एक रास्ता हमवार कर दिया था। उसने दूसरे साइंटिस्ट को भी ये बताया था कि किस तरह से उन्हें भी जो है वो एंटीबायोटिक्स के ऊपर मज़ीद जो है वो तहकीकात करनी चाहिए। लाखों इंसानों की जान बचाने वाला ये अजीम इंसान 1955 में इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हुआ। 1955 में उसने वफ़ात पाई और उसका मकबरा या उसको दफन जो है वो सेंट पॉल कैथेड्रल के करीब किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।